अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी की सबसे फेमस थ्योरी जो कि है फ्राइड की थ्योरी। फ्राइड की थ्योरी को साइको एनालिटिकल थ्योरी भी कहते हैं और इसको साइको डायनेमिक थ्योरी भी कहा जाता है। फ्राइड ने साइकोलॉजी में न्यू फील्ड इंट्रोड्यूस की, साइको एनालिसिस। फ्राइड की थ्योरी में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताई गई हैं जिसमें कि 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पर बात की गई है। सबसे पहली स्टेज है ओरल स्टेज, सेकंड है एनल स्टेज, थर्ड है फेलिक स्टेज, फोर्थ है लेटेंसी स्टेज और लास्ट स्टेज है जेनिटल स्टेज। इन सारे स्टेजेस को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओरल स्टेज की जो कि होती है बर्थ से लेकर 1 ईयर या 1.5 ईयर तक। फ्राइड कहता है कि हम अपनी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए प्लेजर सीख करते हैं। फ्राइड के अकॉर्डिंग छोटे बच्चे की डिज़ायर्स पूरी होती हैं उसके मुंह से, जैसे कि वो ओरल बिहेवियर शो करते हैं, जैसे सकिंग, टेस्टिंग या वो अंगूठा चूस रहे होते हैं। इसको ओरल स्टेज कहते हैं। लेकिन अगर इस स्टेज में उसकी ओरल डिज़ायर्स पूरी नहीं हुई तो वो बच्चा आगे तक ओरल स्टेज का बिहेवियर शो करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बड़े होकर भी अंगूठा चूस रहे होते हैं, उसकी वजह क्या होती है कि उन बच्चों की ओरल डिज़ायर सेटिस्फाइड नहीं होती। फ्राइड ने अपनी थ्योरी में दो टर्म्स की बात की है, एक है रिग्रेशन और एक है फिक्सेशन। अब इसका मतलब क्या है, अगर बच्चे की ओरल स्टेज में डिज़ायर्स पूरी नहीं हुई तो वो आगे तक उसी स्टेज में फिक्स रह गया है। वो बड़े होकर भी वही जो ओरल स्टेज की जो बिहेवियर है उसको शो करेगा, इसको कहते हैं फिक्सेशन। रिग्रेशन का मतलब है कि बच्चे की उम्र तो बड़ी है लेकिन वो बिहेवियर में वापस पीछे ही है, यानी रिग्रेशन फिक्सेशन में एक ज़्यादा उम्र का बच्चा जब कम उम्र के बच्चे की या उस स्टेज का बिहेवियर शो करेगा तो हम ये कहते हैं कि ये फिक्सेशन या रिग्रेशन शो कर रहा है। सेकेंड स्टेज है एनल स्टेज जो कि है 1.5 ईयर की एज से लेकर 3 ईयर्स की एज तक, और इसमें इम्पोर्टेंट होती है टॉयलेट ट्रेनिंग। और इस स्टेज में देखा जाता है कि कुछ बच्चे बार बार वॉशरूम जाते हैं, कुछ बच्चे रोक कर रखते हैं। इस स्टेज में भी फिक्सेशन होती है। थर्ड स्टेज है फेलिक स्टेज जो कि है 3 साल की उम्र से लेकर 6 साल की उम्र तक। इस स्टेज में बच्चा अपने जेंडर समझने लग जाता है, उसको ये समझ आने लग जाती है कि वो मेल है कि फीमेल है। और फ्राइड ये कहता है कि इस स्टेज में बच्चा अपने ऑपोजिट जेंडर के पेरेंट्स से अफेक्शन डेवलप कर लेता है। जैसे कि लड़की अपने फादर के साथ ज़्यादा रहना चाहती है और लड़का अपनी मदर के साथ ज़्यादा रहना चाहता है, और आपस में अपोजिट जेंडर के लिए अफेक्शन डेवलप हो जाती है। और इसके लिए फ्राइड ने दो टर्म्स यूज़ की हैं। लड़कियों के लिए उसने जो टर्म यूज़ की है वो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, और लड़कों के लिए जो टर्म यूज़ की गई है वो है ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में लड़की अपने फादर के साथ ज़्यादा अफेक्शन शो करती है, जबकि ओइडिपस कॉम्प्लेक्स जो कि इसने लड़कों के लिए जो टर्म यूज़ की उसमें लड़के अपनी मदर के लिए ज़्यादा अफेक्शन शो करते हैं। अब इसके पीछे एक स्टोरी है ये कि एक ग्रीस में एक लड़का था जो कि जिसका नाम ओइडिपस था, और उसको अपनी माँ से अफेक्शन हो गई और उस वजह से उसने अपने बाप को मरवा कर अपनी माँ से शादी कर ली, क्योंकि उसके दिल में अपनी मदर के लिए अफेक्शन डेवलप हो गई थी और अपने फादर के लिए हेट्रेड। और इसी किस्म की एक स्टोरी इलेक्ट्रा की है कि इलेक्ट्रा एक लड़की थी और इसी किस्म की स्टोरी रिपीट हुई। अब ये फ्राइड का कॉन्सेप्ट है जो कि सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसको उसके कॉन्सेप्ट में ये चीज़ बताई गई है कि लड़की और लड़का इस स्टेज में अपने ऑपोजिट जेंडर के पेरेंट्स के साथ जो है वो अफेक्शन डेवलप कर लेता है। फोर्थ स्टेज है लेटेंसी स्टेज जो कि शुरू होती है 6 साल की उम्र से और होती है 12 साल की उम्र तक। लेटेंट का मतलब होता है हाइड किया हुआ या छुपा हुआ या दबाया हुआ। अब जो फेलिक स्टेज है उसमें जो डिज़ायर्स थी फ्राइड के अकॉर्डिंग, बच्चा उन डिज़ायर्स से शर्म महसूस करता है तो वो अपनी इन डिज़ायर्स को दबा लेता है। अब बच्चे अपने फादर के साथ, जो बच्चे होंगे जो मेल्स होंगे वो अपने फादर के साथ ज़्यादा रहना शुरू कर देंगे, लड़कियां अपनी मदर के साथ ज़्यादा रहना शुरू कर देंगी, यानी कि सेम जेंडर के पेरेंट्स के साथ वो ज़्यादा रहना शुरू कर देते हैं और सेम जेंडर के ही फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन फ्राइड ये कहता है कि रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा होता, बल्कि उन्होंने जो अपनी रियल फीलिंग्स होती हैं या जो रियल थिंकिंग या डिज़ायर्स हैं उनको दबा लिया होता है, और वो सिर्फ उससे शर्म महसूस करने की वजह से इन डिज़ायर्स को दबा लेते हैं और ये बिहेवियर शो करते हैं कि सेम जेंडर के पेरेंट्स के साथ रहना शुरू कर देते हैं और सेम जेंडर के फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देते हैं। लास्ट स्टेज है जेनिटल स्टेज जो कि है 12 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक, जो कि एडोलसन का फेज़ होता है। और फ्राइड ये कहता है कि इस स्टेज में बच्चा फेलिक स्टेज की डिज़ायर्स को वापस ले आता है और लड़के और लड़कियां ऑपोजिट जेंडर में अफेक्शन डेवलप करते हैं।
फ्राइड ने ये कहा है कि जो पहली 3 स्टेजेस हैं, ओरल स्टेज, एनल स्टेज और फेलिक स्टेज, यानी जो शुरू के 5 साल हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और उसी में पर्सनैलिटी डेवलप होती है और आगे चलकर जो चीज़ें उसमें कमियाँ रह जाती हैं, वही आगे जाके रिफ्लेक्ट होती हैं पर्सनैलिटी में, यानी कि जो शुरू के 5 साल हैं, उसी में सारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ये फ्राइड का मानना है। फ्राइड की थ्योरी काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी हुई है। आगे चलकर देखते हैं कि फ्राइड की थ्योरी पर क्या-क्या क्रिटिसिज़्म किया गया। फ्राइड की थ्योरी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया क्योंकि उसने बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये किया गया कि उसकी जो थ्योरी है वो उसने बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर दी कि उसकी सारी स्टेजेस थी बर्थ से लेकर एडोलसेंट की एज तक को उसने बताया कि किस तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, लेकिन जो उसकी रिसर्च थी वो बच्चों पर नहीं थी बल्कि उसके पास जो एडल्ट पेशेंट्स आते थे हिस्टेरिया के, उस पर उसने रिसर्च की और उससे थ्योरी डेवलप की। उसकी जो थ्योरी है उसमें बच्चों पर रिसर्च इन्वॉल्व नहीं थी। सेकंड उसने ये बात की कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है वो शुरू के 5 साल में होती है। शुरू के 5 साल में ही सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, उसी को उसने एम्फेसाइज़ किया था, जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि फ्राइड ने उसको एम्फेसाइज़ किया। क्योंकि अगर किसी के 5 इयर्स के बाद जाकर अगर कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होते हैं, कोई और एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे कि उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आया है, इस पर उसने बात नहीं की। उसने सोशल एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, सोसाइटी और कल्चरल फैक्टर्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। अगली एक जो क्रिटिसिज्म उस पर किया गया वो ये था कि फ्राइड ने सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल डिज़ायर्स को बहुत एम्फेसाइज़ किया कि वो ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं लेकिन इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं जितने कि फ्राइड ने उसको एम्फेसाइज़ किया अपनी और बाकी सारे फैक्टर्स को इग्नोर किया। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।